Hello students, this is day 2 of current affairs session. Today we will be taking up topic number 21 to 40. So ये जनरल इंस्ट्रक्शंस तो मैंने कल ही आपको बता ही दिया था, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार का सिग्निफिकेंस एंड ऑल. 20 सवाल आज हम लोग देखेंगे 20 टॉपिक्स के साथ साथ. कल जो हमने यानी कि डे 1 पे जो टॉपिक्स लिए थे उसमें एक छोटा सा करेक्शन है. टॉपिक नंबर 10 में जहाँ पे मैंने बताया था कि फर्स्ट अनऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन द ईयर 1872, वहाँ गलती से लिखा हुआ था 1972. तो वो तो आप समझ ही गए होंगे, बट फिर भी इसको मैंने ठीक कर दिया. आप भी अपने नोट्स में ठीक कर लीजिएगा और जो फाइनली आपको कंपाइल करके PDF मिलेगा उसमें ये ठीक ही रहेगा. सो द करेक्ट ईयर इज़ 1872, नॉट 1972. चलिए टॉपिक नंबर 21 लेते हैं. इलेक्शन का एक्सपेंडिचर लिमिट. तो एक इलेक्शन में कोई एक कैंडिडेट कितना खर्च कर सकता है उसको लेकर के भी लिमिटेशन है. तो पार्लियामेंट के इलेक्शन में यानी कि लोकसभा राज्यसभा इलेक्शंस में कैसा है कि 95 लाख रुपए का लिमिटेशन है फॉर बिगर स्टेट्स एंड 75 लाख का है फॉर स्मॉलर स्टेट्स. वहीं अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है तो 40 लाख रुपीज़ का लिमिटेशन है फॉर बिगर स्टेट्स एंड 28 लाख फॉर स्मॉलर स्टेट्स. यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ये लिमिट थोड़ा ज़्यादा है, इट इज़ 95 लाख रुपीज़. अभी कुछ इससे रिलेटेड और प्रोविज़न देखते हैं. सेक्शन 77 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के हिसाब से एवरी कैंडिडेट नीड्स टू कीप अ सेपरेट करेंट अकाउंट फॉर पोल एक्सपेंसेस. तो पोल एक्सपेंसेस का एक अलग से अकाउंट रखना होगा और जिस अकाउंट से आप इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते. जो पोल एक्सपेंडिचर के लिमिट्स हैं उससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते. प्रीलिम्स में और कहाँ आपको सवाल में फंसाया जा सकता है वो ज़रा देखिए. ये जो सीलिंग लिमिट है 95 लाख या 75 लाख, वो आपको सोच करके लगेगा कि इट मस्ट बी कमिंग फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन, बट दैट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम इलेक्शन कमीशन. द सीलिंग लिमिट इज़ बीइंग फिक्स्ड बाई द गवर्नमेंट थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, नॉट बाय द इलेक्शन कमीशन. तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है. इस टॉपिक के बेसिस पे सवाल है कि द एक्सपेंडिचर लिमिट इन बिगर स्टेट्स फॉर कैंडिडेट्स फॉर असेंबली इलेक्शन एज पर द रिसेंट इलेक्शन कमीशन वुड बी, द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, 40 लाख रुपीज़ फॉर बिगर स्टेट्स असेंबली इलेक्शन. तो दो बातें ध्यान रखनी है, बिगर स्टेट्स एंड असेंबली इलेक्शंस. टॉपिक नंबर 22 इज़ अबाउट जगन्नाथ टेम्पल. तो जगन्नाथ टेम्पल जो है वो यहाँ उड़ीसा के पूरी कोस्ट पे है, यहाँ पूरी में. इसको हम लोग वाइट पगोडा भी कहते हैं. तो पूरी के अंदर जो जगन्नाथ टेम्पल इसको वाइट पगोडा कहते हैं. कुछ ऐसा दिखता है. जबकि उससे थोड़ी दूर पे कोणार्क में सन टेम्पल है और कोणार्क सन टेम्पल कुछ ऐसा दिखता है और इसको हम लोग ब्लैक पगोडा कहते हैं. सो डोंट गेट कन्फ्यूज. पूरी में वाइट पगोडा जगन्नाथ टेम्पल और कोणार्क में ब्लैक पगोडा सन टेम्पल. अगर अभी ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन है दैट इज़ अराउंड दिस जगन्नाथ टेम्पल इन पूरी, जिसको हम लोग वाइट पगोडा कहते हैं. सो ये जगन्नाथ टेम्पल को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि यमराज की भी जो ताकत है यहाँ ख़त्म हो जाती है, यानी कि यहाँ किसी की जान नहीं जा सकती है. बिलीफ है ऑफ कोर्स. ये जो पूरी टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल, इट इज़ वन ऑफ द 4 धाम, 4 धाम में से एक धाम है जो हिंदुओं के लिए काफ़ी ऑस्पिशियस माना जाता है. तो 4 धाम हिंदुओं के लिए हैं. बद्रीनाथ इन द नॉर्थ, द्वारका इन द वेस्ट, पूरी इन द ईस्ट एंड रामेश्वरम इन द साउथ. ये पूरी टेम्पल को बनाने वाले जो किंग हैं, जो मेन पैटर्न हैं, वो हैं अनंत वर्मन देव फ्रॉम ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी. 12th सेंचुरी AD में बनाया गया है. देखिए पूरी टेम्पल से रिलेटेड या जगन्नाथ टेम्पल से रिलेटेड जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हर साल एक रथ यात्रा निकलती है जिसमें जो 3 मेन डीटीज़ जिनके आइडल्स यहाँ रखे हुए हैं वो हैं जगन्नाथ और इनके सिबलिंग्स बालभद्र एंड सुभद्रा. तो ये तीनों लोगों के आइडल यहाँ रखे हुए हैं जो वुडन से बना हुआ है, नीम वुड से बना हुआ है. इनकी एक यात्रा निकलती है, रथ यात्रा निकलती है, जहाँ पे इनको यहाँ से इन आइडल्स को यहाँ से लेकर के थोड़े दूर जा कर के क्वीन गुंडीचा के टेम्पल में रखा जाता है. क्वीन गुंडीचा इज़ कंसिडर टू बी आंटी ऑफ दीज 3 गॉड्स. तो 9 दिनों की यात्रा होती है. यहाँ से निकाल करके इनको क्वीन गुंडीचा के टेम्पल में रखा जाता है और 9 दिन बाद वापस
ला करके अपने पुरी टेम्पल में इनको स्थापित कर दिया जाता है, जगन्नाथ पुरी टेम्पल में स्थापित कर दिया जाता है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड ये सवाल है, जगन्नाथ पुरी टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज वाइट पगोडा, एब्सोल्युटली ट्रू। द कोणार्क टेम्पल ऑफ उड़ीसा इज वन ऑफ द 4 धाम सैक्रेड फॉर हिंदू पिलग्रिम्स। ये गलत है, क्योंकि 4 धाम में से एक धाम है ये पुरी टेम्पल, पुरी जगन्नाथ टेम्पल। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, 1 ओनली। कजाकिस्तान से रिलेटेड ये न्यूज़ है। कजाकिस्तान इज वन ऑफ द सेंट्रल एशियन कंट्री। तो सेंट्रल एशिया में टोटल 5 देश आते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान। ये 5 देश सेंट्रल एशिया का हिस्सा माने जाते हैं। वहीं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब साउथ एशिया का हिस्सा माना जाता है। कल ही मैंने आपको कराया है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, तो 8 देश मैंने वहाँ कराए हैं, वो साउथ एशिया का हिस्सा है। चाइना, जापान वगैरह, ये सब कोरिया, ये सब ईस्ट एशिया का हिस्सा माना जाता है। और साउथ ईस्ट एशिया जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनको कभी मैं और करा दूंगा। इसके अलावा सेंट्रल एशिया में मंगोलिया वगैरह, सेंट्रल एशिया तो मैंने आपको बता ही दिया, ये 5 देश सेंट्रल एशिया का हिस्सा है। मंगोलिया वुड बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ ईस्ट एशिया। तो मुद्दा यह है कि ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं 5, उसमें से एक कंट्री है कजाकिस्तान। इट इज़ वन ऑफ द सेंट्रल एशियन कंट्री। अच्छा, कजाकिस्तान इज लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री, ठीक है। लेकिन सेंट्रल एशियन कंट्री में आप इस देश को देखिए, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की खासियत ये है कि इट इज़ डबली लैंड लॉक्ड। डबल लैंड लॉक्ड का मतलब ये होता है कि ये जिन जिन देशों से बॉर्डर शेयर कर रहा है वो सारे देश भी लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। जैसे ये अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, देखिए तुर्कमेनिस्तान से कर रहा है, कजाकिस्तान से कर रहा है, किर्गिस्तान से कर रहा है, ताजिकिस्तान से कर रहा है, ये सब भी लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। तो ध्यान देने वाली बात 2 है, कजाकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्री है और दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। उज्बेकिस्तान भी एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, ये डबल लैंड लॉक्ड है। लेकिन ज़्यादा फोकस हम रखेंगे कजाकिस्तान पे, क्योंकि ये डिस्कशन कजाकिस्तान से रिलेटेड है। तो कजाकिस्तान इज कंसिडर्ड टू बी टॉप ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। कजाकिस्तान से रिलेटेड आप इस आसपास का मैप देख लीजिए। दे शेयर बॉर्डर विथ कैस्पियन सी, इट शेयर्स बॉर्डर विथ कैस्पियन सी, देख लीजिए। यहाँ पे अराल सी है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। करेंटली न्यूज़ में क्यों था कजाकिस्तान? क्योंकि कजाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल टर्बुलेंस हुआ। वहाँ पे एक सुप्रीम लीडर हैं, नजरबायेव नाम से थे। इतना जानना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ, क्या पता कहीं कुछ हेल्प आ जाए। तो लगभग 30 सालों से नजरबायेव जो हैं कजाकिस्तान के अंदर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली पावर बनाए हुए थे। कभी प्रेसिडेंट बन जाते, कभी प्राइम मिनिस्टर बन जाते, कभी सुप्रीम लीडर अपने आप को डिक्लेयर कर देते। नजरबायेव जो है सोवियत एरा के टाइम के लीडर हैं, 1990s के टाइम से ही लीडर हैं। तो नजरबायेव जो है वो पुतिन के काफ़ी नज़दीक हैं, क्योंकि पुतिन उस टाइम के जितने लीडर्स हैं उसको पावर में बनाए रखना चाहते हैं, ताकि पुतिन की जो इच्छा है कि धीरे धीरे जो कोल्ड वॉर वाला जो रसिया का इमेज है उसको रिवाइव किया जाए। तो पुतिन हैज़ बिन सपोर्टिंग नजरबायेव, लेकिन नजरबायेव इतने सालों से वहाँ पावर में है, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी को वीक किया हुआ है नजरबायेव ने। इस कारण से नजरबायेव के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए कजाकिस्तान के अंदर। तो उस प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए, पॉलिटिकल रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए फिर CSTO के फोर्सेस, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के फोर्सेस भेजे गए थे कजाकिस्तान में। इसलिए CSTO एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो आप मान सकते हैं कि जैसे NATO ग्रुप्स हैं, NATO के बारे में भी डिटेल फैक्चुअल चीज़ें मैं आगे कराऊंगा, लेकिन इतना तो आप जानते होंगे कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री और US के अंदर कलेक्टिव डिफेंस के आइडिया को प्रमोट करने के लिए NATO ग्रुप बनाया गया। कलेक्टिव डिफेंस को एक लाइन में समझना है तो 1 फॉर ऑल फॉर वन, यानी कि एक पे अटैक होगा तो बाकी सब मिल करके काउंटर अटैक करेंगे। दैट इज़ द आइडिया ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। तो जिस तरह से NATO है US और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री के लिए, उसी तरीके से CSTO बनाया है रसिया ने। ये रशियन लेड मिलिट्री अलायंस है of 6 former Soviet Union state created in 2002 with the purpose of collective defense। इसके मौजूदा जो मेंबर हैं वो हैं आर्मेनिया, बेलारूस, तो यूक्रेन इसके बगल में होगा बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान एंड रशियन फेडरेशन।
तो ये 6 देश मिलकर के इन्होंने CSTO बनाया है। फिर से मैं समराइज़ कर दूं, कजाकिस्तान से रिलेटेड 2 फैक्ट देखा हमने। लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री, यूरेनियम सबसे ज़्यादा मिलता है। कजाकिस्तान रसिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। फिर मैंने बताया कजाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्बुलेंस था और इस कारण से फिर कजाकिस्तान के अंदर CSTO के फोर्सेस भेजे गए। CSTO एक कलेक्टिव डिफेंस को प्रमोट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ मेनली लेड बाय रसिया। इसके टोटल 6 मेंबर कंट्रीज़ हैं। सवाल यह है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ रसिया, और ऑप्शन है जॉर्जिया, तो जॉर्जिया तो बॉर्डर शेयर कर रहा है। अजरबैजान भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। कजाकिस्तान तो कर ही रहा है, लेकिन आर्मेनिया इज नॉट डायरेक्टली शेयरिंग बॉर्डर विथ रसिया। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। ये वाला पूरा मैप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। WTO कैटेगराइजेशन ऑफ कंट्रीज, तो आपको पता है कि WTO के अंदर देशों को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज। अभी जो लीस्ट डेवलप कंट्री होता है उसको ट्रेड रिलेटेड सबसे ज़्यादा छूट मिलते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ को थोड़े कम छूट मिलते हैं और डेवलप कंट्रीज़ को लगभग ना के बराबर कोई छूट होता है इंटरनेशनल ट्रेड में। जैसे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, जिसमें सब्सिडी रिलेटेड लिमिटेशन लगाया जाता है। आगे मैं न्यूज़पेपर में यहाँ पे भी कराऊंगा ही। तो सब्सिडी रिलेटेड जो लिमिटेशंस लगाए जाते हैं उसमें भी आपको याद होगा LDCs पे कोई लिमिटेशन नहीं होता, डेवलपिंग कंट्रीज़ पे थोड़ा कम लिमिटेशन होता है और डेवलप कंट्रीज़ पे सबसे ज़्यादा लिमिटेशन होता है सब्सिडी को कट डाउन करने के लिए। तो मुद्दा यह है कि WTO के अंदर कंट्रीज़ को 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है, LDC, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड। LDCs का जो कैटेगराइजेशन है WTO को जो मिलता है, दैट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हमने कल देखे थे। यूनाइटेड नेशंस का एक दूसरा पार्ट होता है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ के बारे में मैं आगे बात करूंगा, लेकिन यहाँ मैं बता दूं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ ऐसे एजेंसीज़ होते हैं जो यूनाइटेड नेशंस के साथ अग्रीमेंट साइन करके यूनाइटेड नेशंस के लिए कुछ कुछ काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल WTO, IMF, सो दीज कुड बी कंसिडर्ड एज स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़। तो इनके बारे में बात करूँगा। टोटल 17 इस तरह के एजेंसीज़ हैं, यूनेस्को एंड ऑल। तो उनमें से एक एजेंसी है WTO, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन बट इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस विच एक्ट्स इन कोऑर्डिनेशन विथ यूनाइटेड नेशन बिकॉज इट हैज साइंड सम अग्रीमेंट विथ यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस का सीधा सीधा जो डेफिनीशन है LDC का, वो WTO एक्सेप्ट कर लेता है और इस डेफिनीशन के हिसाब से देयर आर 46 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में कौन कौन से देश होंगे इसका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया WTO ने ले डाउन नहीं किया है, लेकिन कई सारे इसका क्राइटेरिया क्या है या नियम क्या है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए? नियम है सेल्फ सर्टिफिकेशन। सो इफ़ अ कंट्री सेल्फ सर्टिफाइज इटसेल्फ कि मैं एक डेवलपिंग कंट्री हूँ, तो फिर उसको डेवलपिंग कंट्री माना जाएगा। आप देखिए इंडिया, चाइना, रसिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, कोरिया जैसे देश डेवलपिंग में आते हैं। डेवलप्ड के अंदर US, यूरोपियन यूनियन ऐसे आते हैं। लीस्ट डेवलप्ड में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान जैसे देश आते हैं। तो या तो LDC में कोई देश होगा यूनाइटेड नेशन के कैटेगराइजेशन द्वारा, या तो सेल्फ सर्टिफाई होकर के डेवलपिंग में होगा, और अगर कहीं भी नहीं है तो दैट कंट्री विल बी काउंटेड एज डेवलप्ड ग्रुपिंग। अभी ये सारे देश जो हैं वो LDC में काउंट होते हैं एज पर द कैटेगराइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इस टॉपिक के बेसिस पे ये सवाल है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स आर ट्रू अकॉर्डिंग टू WTO पर कैपिटा इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज शुड बी लेस दैन $5,000 पर एनम। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आपको पता है कि डेवलपिंग के लिए कोई क्राइटेरिया है नहीं, इट इज़ बेस्ड ऑन सेल्फ सर्टिफिकेशन। LDC कैटेगराइजेशन ऑफ WTO इज टेकन फ्रॉम यूनाइटेड नेशन इटसेल्फ, तो ये स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर भी ऑप्शन बी। ध्यान देने वाली बात एक डेवलपिंग कंट्री ग्रुप में ये भी है कि सारे देश अपने आप को सर्टिफाई तो कर सकते हैं कि आई एम डेवलपिंग कंट्री, लेकिन कोई एक मेंबर दूसरे मेंबर कंट्री के खिलाफ कंप्लेन भी कर सकता है कि दिस कंट्री हैज सर्टिफाइड इटसेल्फ डेवलपिंग बट इट इज़ नॉट अ डेवलपिंग इन ट्रू सेंस। क्यों ये पूरा का पूरा टॉपिक हाल फिलहाल में न्यूज़ में था? क्योंकि इंडिया ने चाइना के खिलाफ WTO में कंप्लेन किया है कि चाइना शुड नॉट बी थ्योरेटिकली कैटेगराइज्ड एज डेवलपिंग कंट्री। टॉपिक नंबर 25, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, SPG ग्रुप। SPG ग्रुप को 1985 में बनाया गया फॉर स्पेसिफिक रोल ऑफ गिविंग प्रोटेक्शन टू प्राइम मिनिस्टर।
क्योंकि 1984 में इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, उसके बाद एसपीजी ग्रुप को बनाया गया 1985 में थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। बाद में इसको लेजिस्लेटिव बैकिंग भी दे दी गई थ्रू एसपीजी एक्ट इन 1988। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस ग्रुप इज टू प्रोटेक्ट द प्राइम मिनिस्टर। एसपीजी ग्रुप प्रोटेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन अब्रॉड ऑल्सो। एसपीजी ग्रुप में 2019 में अमेंडमेंट लाया गया था। अमेंडमेंट ला करके इसके जो ड्यूटी है उसको थोड़ा एक्सपैंड कर दिया गया। नाउ एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप विल प्रोवाइड सिक्योरिटी टू प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द मेंबर्स ऑफ हिज और हर इमीडिएट फैमिली। एसपीजी ग्रुप हैज़ बिन रिमूव्ड फ्रॉम प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर, सीटीसी। तो एसपीजी ग्रुप जो है वो पुराने एक्स प्राइम मिनिस्टर या अपोजिशन लीडर को सेफगार्डिंग नहीं करता और सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को वो डिफेंड करता है। तो एसपीजी कवर इन इंडिया किसके लिए है? ये तो सीधा सीधा सवाल है। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। बुल्ली बाई ऐप केस, देखिए सबसे पहले समझिए अबाउट दिस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है गिटहब प्लेटफॉर्म। ये गिटहब जो प्लेटफॉर्म है ये यूएस बेस्ड एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, आप तो जानते ही होंगे। माइक्रोसॉफ्ट का ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है गिटहब। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि इसके जो सॉफ्टवेयर हैं या सोर्स कोड हैं इसको कोई भी यूजर इस्तेमाल कर सकता है और उसके मदद से वो कोई अपने लिए कोई कंटेंट डेवलप कर सकता है। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का मतलब यही होता है कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे जा कर के उसके सोर्स कोड का इस्तेमाल करें और उसमें कुछ खुद के लेवल पे आप एंट्री कर पाएँ, डेटा चेंज कर पाएँ या उसकी मदद से आप खुद के लिए कोई नया ऐप बना लें। तो माइक्रोसॉफ्ट का एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है गिटहब, जिसकी मदद से फिर एक ऐप बनाया गया बुली बाई ऐप। ये बुली बाई ऐप न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि बुली बाई ऐप was leading to or it created some of the derogatory content against Muslim women। मतलब कुछ आप समझिए ऑब्सीन बातें की गई मुस्लिम वुमेन को लेकर के और ऐसा दिखाया जा रहा था कि ये ऐप पे मुस्लिम वुमेन आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड। सो उतना डिटेल में आपको जाना नहीं है, लेकिन पहले आपको समझना द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। इसी टॉपिक के बेसिस पे मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है जो ऐप में आपको मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो गिटहब एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा और गिटहब की मदद से एक बुली बाई ऐप बनाया गया विच लेड टू सम डेरोगेटरी कमेंट्स अगेंस्ट मुस्लिम वुमेन। इसी तरीके का एक और ऐप बना था कुछ दिन पहले, सुली डील्स ऐप। तो सुली डील्स के टाइम में तो सरकार ने कुछ खास स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, लेकिन बुली बाई ऐप के बाद सरकार ने इन दोनों क्रिएटर्स के खिलाफ सेक्शन 66E ऑफ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अप्लाई किया विच इज़ यूज्ड फॉर पनिशमेंट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। इस कारण से सेक्शन 66E ऑफ IT एक्ट ऑल्सो केम इन टू न्यूज़। हो सकता है आपसे सब सवाल पूछ ले, सेक्शन 66E ऑफ IT एक्ट इज रिलेटेड विथ विच आर द फॉलोइंग प्रोविजन? वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, ऑप्शन डी। थवाइट ग्लेशियर, थवाइट ग्लेशियर जो है वेस्टर्न अंटार्कटिका रीजन में है। ये अंटार्कटिका है सदर्न पोल के साइड में, तो उसके वेस्टर्न रीजन में थवाइट ग्लेशियर है। ये लगभग 120 किलोमीटर वाइड है और थवाइट ग्लेशियर हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि न्यूज़ आ रही थी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये बहुत फास्ट पेस से पिघल रहा है, जिस कारण से सी लेवल राइज हो रहा है और इसी कारण से थवाइट ग्लेशियर को दुनिया के कुछ जियोलॉजिस्ट ने, एक्सपर्ट्स ने डूम्सडे ग्लेशियर भी नाम दिया कि जितनी तेज़ी से ये पिघल रहा है दुनिया में ये तबाही ला सकता है। थवाइट ग्लेशियर, डूम्सडे ग्लेशियर। सवाल ये है इसके बेसिस पे, which of the following statements are true about Thawite Glacier? It is located in West Antarctica, absolutely correct. It is world's largest glacier। ये गलत है क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लेशियर है लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर विच इज़ इन द ईस्टर्न साइड ऑफ अंटार्कटिका। ये देखिए ये लैम्बर्ट ग्लेशियर जो लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर जो है इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड। सो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। Thawite Glacier is also known as Doomsday Glacier because of the rate at which it is melting. So first and third statements are correct. So the correct answer would be option C, 1 and 3. प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को हमारे देश में मनाया जाता है। 2003 से सेलिब्रेशन शुरू हुआ। It is observed in order to mark the contribution of people of Indian community living abroad, चाहे वो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हो या NRI हो। 9 जनवरी का खासियत ये है, इस दिन का सिग्निफिकेंस ये है कि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे एंड ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट प्रवासी
फॉर इंडिया। 2023 वाला जो प्रवासी भारतीय दिवस है, इसका थीम है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। 75 साल से लेकर के 100 साल तक का जो हमारा आज़ादी का टाइम होगा, यानी कि 2022 से लेकर के 2047 तक, उसको कहा जा रहा है आज़ादी का अमृत काल। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना, was to be chief guest of this 17 प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। ये जो प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में मनाया गया, दैट वाज 17th प्रवासी भारतीय दिवस। इट वाज हेल्ड इन इंदौर, मध्य प्रदेश। सवाल इसके बेसिस पे ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महात्मा गांधी। 1917 जनवरी मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू हिज होमलैंड। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये रिटर्न इन 1915। और जैसे ही आपको पता चलता है ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसके बेसिस पे आप एक बार ऑप्शंस पढ़िए, और हो सकता है कई दफ़ा इसी बेसिस पे सवाल का जवाब मिल जाए। जवाब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओनली वन हो नहीं सकता, ओनली 1 and 2 हो नहीं सकता, ऑल द अबव हो नहीं सकता। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी, क्योंकि पहला तो गलत है और पहला स्टेटमेंट तीनों ही बाकी ऑप्शंस में, तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। फातिमा शेख, कंसिडर टू बी एन इंडियन एडुकेटर and she was colleague of social reformers from Maharashtra, Jyotiba Phule and Savitribai Phule. फातिमा शेख को इसलिए याद किया जाता है बिकॉज शी इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मुस्लिम वुमन टीचर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड शी स्टार्टेड एजुकेटिंग दलित चिल्ड्रन इन सावित्रीबाई फूले स्कूल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट फातिमा बेगम शेख। Recently 192nd birth anniversary was celebrated on 9th January 2013, that is 23, that is correct. And because she was born on 9th January 1831. She is remembered as the first Muslim freedom fighter in the history of India. No, this is wrong. She was not freedom fighter. She was woman teacher. So the correct answer would be option A, 1 only. Memorandum of Understanding, MOU, for dairy development in Assam. इसके लिए पहले आपको समझना होगा अबाउट नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के पीछे की भी कहानी पहले आपको समझनी होगी। देखिए, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो गुजरात के अंदर बनाया गया, आज़ादी के वक्त ही बिल्कुल। कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ पे फार्मर्स मिल करके अपना गायों का मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ फार्मर्स उनमें से उस मिल्क को पैकेजिंग कर रहे हैं, कुछ बाकी जा कर के शहरों में बेच रहे हैं, जिससे जो इनकम जनरेट हो रही है फार्मर्स आपस में बांट रहे हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर डेमोक्रेटिकली रन कलेक्टिव इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन विच लीड्स टू कलेक्टिव बेनिफिट। तो अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया गया आनंद डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के अंदर, विच बिकेम वेरी सक्सेसफुल, विच हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द फार्मर्स। तो अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एग्जाम्पल था सक्सेस का, उसको पूरे इंडिया भर में रेप्लिकेट करने के लिए फिर भारत सरकार ने बनाया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1965 में। इट वॉज क्रिएटेड विथ हेल्प ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसका हेडक्वार्टर रखा गया आनंद, गुजरात में। इसका मेन गोल क्या था कि पूरे इंडिया भर में कोऑपरेटिव मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाए इन लाइन विथ अमूल। और इसके पहले चेयरमैन बने वर्गीज कुरियन साहब। और पूरे इंडिया भर में अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई, जैसे हमारे असम में बनाया गया वमूल। और वमूल जो प्रोडक्ट बनाता है, वो जिस ब्रांड नेम से बेचता है, वो है पूर्वी। तो इस तरीके से इंडिया के अलग अलग जगहों पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाए गए विच बिकेम वेरी सक्सेसफुल अक्रॉस द कंट्री। और मिल्क प्रोडक्शन हमारे देश में बढ़ता गया एंड दैट लेड टू ऑपरेशन वाइट फ्लड या ऑपरेशन फ्लड, जिसको हम लोग वाइट रिवॉल्यूशन नाम से भी जानते हैं। एंड दैट मेड और ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। तो आज के डेट में इंडिया इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। तो ये रहा सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी ट्रांसलेटेड अमूल सक्सेस स्टोरी इनटू सक्सेस स्टोरी फॉर एंटायर इंडिया एंड वी मेड इंडिया एज वर्ल्ड लीडर इन मिल्क प्रोडक्शन। तो ऑपरेशन फ्लड सक्सेसफुल रहा, इसी कारण से उसके बाद वर्गीज कुरियन साहब को कहा जाने लगा फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। करंट न्यूज़ ये है कि ये जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, इसने आसाम सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाई जाएगी। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और आसाम सरकार एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाएगी। 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसका टारगेट होगा कि लगभग 10 लाख लीटर मिल्क को प्रोसेस किया जाए थ्रू 6
न्यू मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स इन 7 ईयर्स। तो आने वाले 7 साल में 6 नए मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाए जाएंगे 2000 करोड़ के खर्च से, जिसमें 10 लाख लीटर ऑफ मिल्क डेली बेसिस पे प्रोसेस किए जाएंगे एज पर दिस एग्रीमेंट बिटवीन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड असम गवर्नमेंट। सरल सा सवाल है, लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड? करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, इंडिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको पता है, इट इज पार्ट ऑफ DPSP पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। गोवा इज द ओनली इंडियन स्टेट टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के एक फैक्चुअल बातें और भी आपको याद रखनी है। इवन द ब्रिटिश गवर्नमेंट टॉक्ड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इट्स रिपोर्ट दैट वाज प्रेजेंटेड इन 1835। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात ब्रिटिशर्स के टाइम में भी उनके एक रिपोर्ट में की गई है 1835 में। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के एक इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है शाह बानो केस जजमेंट 1985 का। ये जजमेंट का स्टेटमेंट पढ़ लेते। द कोर्ट सेड कि पार्लियामेंट शुड आउटलाइन द कंटूर्स ऑफ कॉमन सिविल कोड बिकॉज इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फैसिलिटेटिंग इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड नेशनल हार्मोनी। तो शाह बानो केस आपको पता ही होगा, एन ओल्ड लेडी, सी वॉज डिवोर्स्ड बाई हर हस्बैंड एंड देन इस्लाम के अंदर तो कॉम्पनसेशन का एलिमनी का कॉन्सेप्ट होता नहीं है। देन सी रीच टू द सुप्रीम कोर्ट कि अब मैं इस एज में क्या करूँगी, हाउ वुड आई सर्वाइव एंड हाउ वुड आई हेल्प माई चिल्ड्रन टू सर्वाइव बिकॉज सी वॉज डिवोर्स्ड बाई हर हस्बैंड, और इस्लाम में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आप कुछ तो नियम बनाइए, मोटे मोटे नियम बनाइए, ताकि वीमेन को उनके अधिकार मिल पाएँ और देश में इक्वालिटी आ पाए। लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं। उस टाइम की राजीव गांधी सरकार ने बिल्कुल उल्टा काम कर दिया, इस डायरेक्शन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे काम किया नहीं, और उन्होंने अब ऐसा कुछ भी किया नहीं एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इस कारण से उसके बाद से देश के अंदर थोड़ा बहुत कॉम्युनलिज्म और बढ़ गया। दैट यू नो द स्टोरी, वो हम लोग मेंस के टाइम में और चर्चा करेंगे। सवाल देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन इन आर्टिकल 44 अंडर पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये गलत है बिकॉज इट इज इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गुजरात एंड गोवा आर द ओनली स्टेट टू इंप्लीमेंट UCC। अगेन दिस इज रॉन्ग बिकॉज गोवा इज द ओनली स्टेट। द एम ऑफ UCC is to establish idea of one nation, one law. So this statement is correct. So the correct answer is option C, 3 only. नेचुरल गैस हाइड्रेट, देखिए नेचुरल गैस हाइड्रेट जो होते हैं ना, वो मिथेन CH4 जो होता है मिथेन, जिससे नेचुरल गैस बनता है मेनली। नेचुरल गैस पे पिछले साल भी APSC PT ने सवाल पूछा था। मिथेन CH4 और वाटर जब क्रिस्टलाइन फॉर्मेट में होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल गैस हाइड्रेट। और नेचुरल गैस हाइड्रेट्स जो हैं वो ज़्यादातर मिलते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स पे। आपको पता होगा ये कॉन्टिनेंटल स्लोप, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, वहाँ पे नेचुरल गैस हाइड्रेट्स मिलते हैं। और नेचुरल गैस हाइड्रेट्स जो हैं दे आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी उनको ठीक तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा पा रहा है, लेकिन अगर इनको हमने ठीक से एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया तो दे कुड प्रूव टू बी मेजर एनर्जी सोर्स फॉर फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है कि अगर इंडिया ने 10% भी अपना नेचुरल गैस हाइड्रेट, जो भी हमारे पास नेचुरल गैस हाइड्रेट है उसका 10% भी हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया तो हमारी आने वाली 100 साल की एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अब दिक्कत बस यही है नेचुरल गैस हाइड्रेट को एक्सट्रैक्ट करने में कि इसको एक्सट्रैक्ट करके और वाटर से सेपरेट करके मीथेन को अलग से बना करके उसको एनर्जी फॉर्मेट में यूज करने के लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट होगी। नेचुरल गैस हाइड्रेट में मैंने क्या बताया, मीथेन है और वाटर है, तो वाटर तो सेपरेट करना होगा ना मीथेन से, क्योंकि मीथेन इज सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करना और मीथेन को वाटर से सेपरेट करना काफ़ी टेक्निकल चैलेंज है। इस कारण से अभी हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हाल फिलहाल में नेचुरल गैस हाइड्रेट से रिलेटेड 2 न्यूज़ हैं। चाइना ने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिसकी मदद से वो नेचुरल गैस हाइड्रेट से वो मीथेन को सेपरेट कर पा रहा है, और जिस तरीके से वो नेचुरल गैस हाइड्रेट से मीथेन को सेपरेट कर पा रहा है दैट इज नोन एज फ्लेमेबल आइस। तो जो बचा हुआ मीथेन है उसको कहा जा रहा है फ्लेमेबल आइस बिकॉज इट कैन बर्न। तो चाइना सक्सेसफुली प्रोड्यूस नेचुरल गैस फ्रॉम मीथेन हाइड्रेट विच इज नोन एज फ्लेमेबल आइस। तो हाइड्रेट फॉर्मेट में जब वो मीथेन को सेपरेट कर रहा है तो वो क्रिस्टल फॉर्मेट में मीथेन जो है उनको नाम दिया गया है फ्लेमेबल आइस। उसके अलावा हाल फिलहाल में नेचुरल गैस हाइड्रेट इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि बांग्लादेश को बहुत सारा नेचुरल गैस हाइड्रेट का रिजर्व मिला है उसके कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। सवाल यह है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द पोटेंशियल न्यू गैस सोर्स फॉर चाइना इन साउथ चाइना सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नेचुरल गैस हाइड्रेट
मीथेन हाइड्रेट ऑल्सो नोन एज फ्लेमेबल आइस। ये जो शब्द है ना फ्लेमेबल आइस, इस पे भी अलग से सवाल पूछा जा सकता है। तो ये मीथेन का क्रिस्टलाइज्ड फॉर्मेट को कहा जा रहा है फ्लेमेबल आइस। जस्टिस बीपी कतागी कमीशन, तो आपको पता होगा दिहिंग पटकाई जो फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं वहाँ पे इलीगल कोल माइनिंग की खबर आई। इलीगल कोल माइनिंग को वहाँ पे नाम दिया गया तिकाक ओपन कास्ट माइनिंग। तो फिर असम सरकार ने ये इलीगल कोल माइनिंग के केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए एक 1 मैन इंक्वायरी कमीशन बनाया जिसका नाम है जस्टिस बीपी कताकी कमीशन, विच इज़ लेड बाय जस्टिस बीपी कताकी हु इज़ अ रिटायर्ड जज ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, जस्टिस बीपी कताके कमिटी अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ, आंसर वुड बी ऑप्शन डी, ओपन कास्ट माइनिंग इन दिहिंग पटकाई। चैंगे मिशन ऑफ चाइना, तो चाइना का जो चैंगे मिशन है वो लूनर मिशन है। लूनर मिशन मतलब मून को प्रोब करने के लिए मिशन लाया गया है। चैंगे आज तक टोटल 5 इसके वर्जन ला चुका है चाइना। चैंगे 1, चैंगे 2 वेयर ऑर्बिटर मिशन, दैट मीन्स दे वेर टू ऑर्बिट अराउंड द मून। फिर चैंगे 3 वाज अ लैंडर मिशन। लैंडर मतलब उसमें से एक पार्ट जो है, लैंडर का मतलब क्या है कि पहले जाकर के वो ऑर्बिट करेगा मून के अराउंड और फिर उसमें से एक पार्ट निकल करके जाकर के मून पे लैंड करेगा। तो चैंगे 3 वाज लैंडर, जिसपे एक लैंडर लगा हुआ था U21 नाम से। फिर चैंगे 4 के अंदर लैंडर भी था, रोवर भी था, और जो रोवर था चैंगे 4 में उसका नाम दिया गया U22। एंड चैंगे 5 मिशन ऑफ चाइना, इट ब्रॉट मून सैंपल फ्रॉम मून टू द अर्थ एंड विच led to first ever proof of on-site evidence of water on the surface of moon। तो इतना डिटेल में रखना नहीं, फिर भी मैं रिवाइज करा दूं। चैंगे 1 और 2 ऑर्बिटर, चैंगे 3 लैंडर, चैंगे 4 रोवर, चैंगे 5 मून से सैंपल लेकर के आया। सवाल है चाइना चैंगे मिशन आर व्हाट, इसी तरह का सवाल आता है एपीएससी में। फिर भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेकर के चल रहे हैं, थोड़ा डेप्थ में पढ़ ले रहे हैं। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, लूनर मिशन। टॉपिक नंबर 5 इज अबाउट पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज। तो देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो इंडिया में कराया जाता है उसका 5वां जो सेगमेंट है उसका रिपोर्ट हाल फिलहाल में निकल करके आ रहा है, जिसके हिसाब से इंडिया के अंदर टोटल फर्टिलिटी रेट हैज़ कम डाउन टू 2। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है ऑन एन एवरेज अपने रिप्रोडक्टिव एज में वो एक वुमेन कितने बच्चों को जन्म देती है। माना जाता है कि रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट इज़ 2.1, यानी कि अगर फर्टिलिटी रेट 2.1 हो तो आप मान सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है उस देश का स्टेबल हो गया है, ना वो बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से 2 है, यानी कि अब इस डेटा के हिसाब से इंडिया का पॉपुलेशन आने वाले टाइम में घटना चाहिए। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें कहा कि 2023 में इंडिया विल सरपास चाइना एज मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। चाइना के अंदर अब पॉपुलेशन घट रहा है और यंग एज लोगों की संख्या घट रही है, ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिसको नाम दिया गया है द प्रॉब्लम ऑफ 4:2:1 प्रॉब्लम ऑफ चाइना। यानी कि पुराने जनरेशन के लोग बढ़ते जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए दादा दादी, नाना नानी, उनके बच्चे और फिर उनका एक बच्चा, तो यंग जनरेशन का सिर्फ एक बच्चा है, फिर मिडिल जनरेशन के 2 लोग हैं और ओल्ड जनरेशन के 4 लोग हैं। इसी को नाम दिया गया है प्रॉब्लम ऑफ 4:1 ऑफ चाइना। इस तरह का सवाल सीधा सीधा आ सकता है। द 4:1 फिनोमेना, प्रॉब्लम ऑफ 4:1 इज रिलेटेड टू, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, चाइना। एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के हमने लास्ट जो डे था, डे 1 में भी थोड़ी चर्चा की थी, आज फिर चर्चा करते थोड़ा डिटेल में। एथेनॉल सबसे पहले देखिए होता क्या, इट इज अ काइंड ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल मतलब क्या, OH ग्रुप लगा हो किसी मॉलिक्यूल के अंदर तो उसको हम लोग एल्कोहल कहते हैं। तो एथेनॉल इज एन एल्कोहल, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप लगा है। एथेनॉल को मेनली कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि शुगर केन वगैरह से, जिसमें स्टार्च कंटेंट होता है, उससे एथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है। एथेनॉल का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो एथेनॉल को प्रोड्यूस करके पेट्रोल के साथ ब्लेंड करने में एथेनॉल का इस्तेमाल होता है। तो मैंने कल भी बताया था 2018 की बायोफ्यूल पॉलिसी भारत की कहती है कि 2025 तक हम लोग 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे विथ पेट्रोल। ये भी बताया था मैंने कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड हैज़ कम अप विथ एथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट, जहाँ पे बैम्बू की मदद से, बैम्बू से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा एथेनॉल को, एंड इट मेक्स
दिस नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड इंडियाज फर्स्ट बायो रिफाइनरी ऑफ इथेनॉल। इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी उस टेक्नोलॉजी का नाम है केम पॉलिस फॉर्मिको बायो टेक्नोलॉजी दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम फिनलैंड। तो ये सब पीटी बेस्ड फैक्चुअल चीज़ है, याद रखनी है। फर्स्ट बायो रिफाइनरी इज कमिंग इन नुमालीगढ़, टेक्नोलॉजी है केमोपोलिस फॉर्मिको बायो टेक्नोलॉजी फ्रॉम फिनलैंड। अभी देखिए एथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो जरा देखा जाए। रॉ मटेरियल्स फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन, तो 4 टाइप के रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं। पहला रॉ मटेरियल वो है जिसको हम खाने पीने में भी इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल शुगर बीट, शुगर केन, वीट या कॉर्न। इनको कहा जाता है फर्स्ट जनरेशन रॉ मटेरियल विच आर एडिबल, खाने पीने वाली बायोमास है। तो ये इतनी अच्छी बात नहीं है ना, खाने पीने की चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं एथेनॉल बनाने के लिए, दैट्स नॉट ए गुड थिंग। तो उससे बेहतर होगा सेकंड जनरेशन वाला विच आर नॉन एडिबल बायोमास। इसमें आ जाएगा बैम्बू बेस्ड, ग्रास। तो इसीलिए जो नुमालीगढ़ में जो रिफाइनरी आ रही है एथेनॉल की या एथेनॉल प्रोडक्शन का जो प्लांट आ रहा है उसको कहा जा रहा है सेकंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट, क्योंकि यहां पे बैम्बू का इस्तेमाल किया जा रहा है विच इज नॉन एडिबल। थर्ड जनरेशन वाला जो प्लांट होगा दैट विल बी यूजिंग एल्गी, माइक्रो एल्गी एंड ऑल। सो इससे कैसा होगा कि इट विल रिलीज ऑक्सीजन टू इन दिस प्रोसेस, मतलब एथेनॉल तो बनेगा ही बनेगा, साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होगा। और फोर्थ जनरेशन वाला कैसा है, इट विल यूज द वेस्ट मटेरियल्स अक्रॉस द सोसाइटी, वेस्ट मटेरियल्स का पायरोलिसिस करके यानी कि हीटिंग करके उससे एथेनॉल बनाया जाएगा। तो ये जो थर्ड और फोर्थ जनरेशन वाला जो मेथड है एथेनॉल बनाने का, दिस इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली। यहाँ पे तो ऑक्सीजन रिलीज होगा एल्गी की मदद से और यहाँ पे वेस्ट मटेरियल से हम एथेनॉल बना पाएंगे। लेकिन अभी तक हम लोग थर्ड और फोर्थ जनरेशन में कॉमर्शियल लेवल पे पहुँच नहीं पाए हैं। ज़्यादातर एथेनॉल प्रोडक्शन फर्स्ट जनरेशन के टाइप पे होता है। अभी कुछ नए एथेनॉल प्रोडक्शन वाले प्लांट आ रहे हैं सेकंड जनरेशन पे। इंडिया में पहला सेकंड जनरेशन एथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट आएगा इन नुमालीगढ़, जहां बैम्बू की मदद से हम लोग एथेनॉल प्रोड्यूस कर पाएंगे। अब एक और न्यूज़ थी इससे रिलेटेड, एक और करंट केस था। IOCL ने क्या किया, E10 पेट्रोल सप्लाई करना शुरू किया। E10 मतलब 10% एथेनॉल ब्लेंड करके पेट्रोल के साथ सप्लाई करना शुरू किया। तो गुवाहाटी के जो पेट्रोल पंप के डीलर्स हैं उन्होंने E10 पेट्रोल लेने से मना कर दिया IOCL से। तो क्यों मना कर रहे हैं, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था गुवाहाटी में। बीच में कुछ दिन पेट्रोल पंप जो है वो बंद भी थे क्योंकि उन्होंने स्ट्राइक कर दिया था। तो क्यों वो मना कर रहे हैं वो भी जरा समझिए क्या दिक्कत है। एथेनॉल एक हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल, हाइग्रोस्कोपिक मतलब विच अट्रैक्ट्स वाटर एंड मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो एथेनॉल को अगर पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाए और वो ठीक से अगर मिक्स ना हो तो एथेनॉल ऊपर ऊपर आ जाता है, पेट्रोल नीचे रह जाता है और वो एथेनॉल फिर हवा से मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है। एंड दिस मॉइस्चर इन दिस E10 पेट्रोल, क्योंकि इसमें 10% एथेनॉल है, वो 10% एथेनॉल ऊपर में रहेगा तो मॉइस्चर को अट्रैक्ट करेगा। और ये मॉइस्चर जो है फिर पेट्रोल पंप वाले जो डीलर्स हैं उनका जो आप समझिए स्टोरेज टैंक है उसको कोरोड कर सकता है, उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ ला सकता है। क्योंकि मॉइस्चर से कैसा होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ होता है ना, हाई मॉइस्चर एंड हाई टेम्परेचर लीड्स टू माइक्रोबियल ग्रोथ। तो ये दोनों समस्याएं हो सकती हैं। इस कारण से पेट्रोल पंप वाले कह रहे थे कि नहीं, हम लोग E10 वाला पेट्रोल नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसके अंदर एथेनॉल होता है। एथेनॉल कैन अट्रैक्ट मॉइस्चर एंड दैट में लीड टू कोरोजन ऑफ आवर टैंक्स। सॉल्यूशन क्या है इसका, इस तरह के प्रॉब्लम्स का, तो पेट्रोल और एथेनॉल का ठीक से मिक्सिंग किया जाए, प्रॉपर मिक्सिंग, ताकि एथेनॉल ऊपर ऊपर तैरे नहीं, स्किम ना करे ऑन पेट्रोल। सवाल ये है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट एथेनॉल ब्लेंडिंग। एथेनॉल ब्लेंडिंग अप टू 20% हैज नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन फ्यूल एफिशिएंसी। दिस इज रॉन्ग। एथेनॉल ब्लेंडिंग से थोड़ा बहुत फ्यूल एफिशिएंसी पर नेगेटिव असर पड़ता है, तो स्टेटमेंट गलत है। एथेनॉल इज ए हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। दिस इज रॉन्ग। हाइड्रोफोबिक मतलब अ सब्सटेंस दैट एक्सपेल्स वाटर, that is wrong. It is hygroscopic substance, means it attracts water. So both statements are wrong. Correct answer would be option D. Gig economy. Gig economy मतलब that economy or that jobs that are characterized by contractual activities or freelance job, जैसे स्विगी का सप्लाई पार्टनर हो गए, अमेजन का डिलीवरी पार्टनर हो गए, ये सब कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स होंगे। दे आर पार्ट ऑफ गिग इकोनॉमी। दिस इकोनॉमी इज ऑन द राइज इन रिसेंट टाइम्स। क्यों राइज में है रिसेंट टाइम में? बिकॉज ऑफ द एज ऑफ डिजिटलाइजेशन के कारण इस तरह के जॉब्स के राइज ज़्यादा हो रहा है। स्विगी डिलीवरी पार्टनर, अमेजॉन डिलीवरी पार्टनर। सेकंड,
मिलेनियल जनरेशन एटीट्यूड। तो मिलेनियल जनरेशन क्या होता है, इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है। तो देखिए, आप जनरेशन एक्स कहा जाता है जो लोग 1965 से 1980 के बीच में बॉर्न हुए, दे आर नोन एज जनरेशन एक्स। फिर बोला जाता है मिलेनियल जनरेशन हु आर बॉर्न इन बिटवीन 1981 टू 1996, एंड देन देयर आर पोस्ट मिलेनियल जनरेशन हु आर बॉर्न इन 1997 से 2012। तो ये 15 साल का गैप है। जनरेशन एक्स 1965 टू 80, 1981 टू 96 मिलेनियल, एंड पोस्ट मिलेनियल 1997 टू 2012। तो ये जो मिलेनियल जनरेशन है जो 1981 से 1996 के बीच में जन्म हुआ, जिनका ज़्यादातर हमारे आपके जैसे लोग जो इस ग्रुप में आते हैं, उनका एटीट्यूड ऐसा है कि उनको कोई परमानेंट सॉर्ट ऑफ जॉब नहीं चाहिए जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होता है। दैट एटीट्यूड इज ऑल्सो बिहाइंड राइज ऑफ गिग इकोनॉमी। अच्छा, अब आपको ये भी पता होगा अबाउट 4 लेबर कोड्स, मैंने न्यूज़पेपर में कराया, आपने पढ़ा भी होगा कि पहले भारत के अंदर बहुत सारे लेबर लॉज थे, 46 से भी ज़्यादा लेबर लॉज थे लेबर रिलेटेड, जिस कारण से कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था कि कैसे लेबर लॉज को वो मैनेज करें। तो फिर भारत सरकार ने क्या किया कि सारे अलग अलग तरह के लेबर लॉज को मिला करके बेसिक 4 लेबर कोड्स बनाए ताकि कंपनियों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे लेबर लॉज को प्लान करने में। और ये 4 लेबर कोड हैं, वेज कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेलफेयर कोड। नाम से आप समझ पाएंगे, वेजेस कोड, मिनिमम वेजेस कितना होना चाहिए, इस सब में ये बातें की गई हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस मतलब वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, कब कब छुट्टी मांग सकते हैं, क्या कब स्ट्राइक कर सकते हैं, ये सारी बातें। सोशल सिक्योरिटी मतलब उनका प्रोविडेंट फंड वगैरह की प्रोविजंस, एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेलफेयर मतलब इंडस्ट्रियल साइट पे क्या क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन होने चाहिए। तो गिग इकोनॉमी के अंदर इन 4 में से 2 कोड एप्लीकेबल होते हैं, कोड ऑन वेजेज एंड कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। अब ये सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट द गिग इकोनॉमी। दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी हैज बीन ऑन द इंक्रीज इन मेनी कंट्रीज इन द पास्ट ईयर which is mainly using working freelancer. This economy provides worker for the option of hyper flexible work. The economy undermines the traditional economy of full time workers. तो कौन सा ऐसा इकोनॉमी है जो इन तीनों ही टाइप्स को रिफ्लेक्ट करता है? तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, गिग इकोनॉमी। काउंटर टेररिज्म कमेटी, देखिए ये कमेटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत काम करती है। काउंटर टेरर कमेटी, इस कमेटी को बनाया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एज ए रिजोल्यूशन ऑफ 1373, एज ए रिजल्ट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ 1373। इस कमेटी को बनाया गया था इन 2001 आफ्टर 9/11 टेरर अटैक ऑन यूएस। ये कमेटी इस साल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2022 में इस कमेटी का चेयरमैनशिप या चेयर जो है इंडिया ने होल्ड किया था। तो जब से ये कमेटी बनी है 2001 से, तब से काउंटर टेरर कमेटी की चेयरमैनशिप इंडिया को 2 बार मिली है। एक बार मिली थी 2011 में और दूसरी बार मिली है 2022 में। याद रखिएगा इसको। काउंटर टेरर कमेटी ऐसे तो इंपॉर्टेंट नहीं होता, रिजोल्यूशन नंबर वगैरह सब याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि 2022 में इंडिया चेयर्ड इट। एक और बात याद रखेंगे, इंडियाज परमानेंट एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन इज रुचिरा खम्बोज। इन्होंने अगस्त में ये पोस्ट संभाला था। उसके पहले टीएस तिरुमूर्ति साहब थे, लेकिन अब उनके जगह पे रुचिरा खम्बोज जी हैं, इंडियाज एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन। Which of the following statements are true about United Nations Security Council Counter Terror Committee? It was established in 2001 aftermath of 9/11 attack on US. That is right. Only P5 countries hold chairmanship of this committee. This is wrong. India तो not P5 country तो है नहीं. Correct answer would be option A, 1 only. Gateway to Hell या दरवाजा क्रैटर। तो आज ही हमने सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बारे में पढ़ा है। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में एक कंट्री है तुर्कमेनिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान के अंदर है एक डेजर्ट जिसका नाम है काराकुम डेजर्ट। और काराकुम डेजर्ट के अंदर एक क्रैटर है, गड्ढा है जिसका नाम है दरवाजा क्रैटर, दरवाजा गड्ढा, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारा मिथेन डिपॉजिट्स था। इन मिथेन डिपॉजिट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सोवियत यूनियन के जो साइंटिस्ट थे, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान वाज पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन टिल 1991, तो सोवियत यूनियन के जो साइंटिस्ट हैं इस मिथेन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ड्रिलिंग कर रहे थे, लेकिन एक्सीडेंटली वहाँ आग लग गई और उसके बाद से बहुत सारा मिथेन रिलीज होने लगा और आसपास के एटमॉस्फेयर में मिथेन रिलीज होने लगा। तो फिर क्या किया सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट ने कि उसमें परमानेंटली आग लगा दिया ताकि पूरा का पूरा मिथेन डिस्ट्रॉय हो जाए आसपास में एरिया में फैलने के बजाय, अदरवाइज आसपास के एरिया में डैमेज हो सकता था।
तो इस चक्कर में हुआ क्या कि यहाँ पे इतना सारा मीथेन था कि जो सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट ने आग लगाई, उनको लगा 1-2 साल में आग बुझ जाएगी, लेकिन ये आग आज तक जल रहा है और आसपास के एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है, कार्बन, ब्लैक कार्बन वगैरह रिलीज करके। इसीलिए इसको कहा जाता है गेटवे टू हेल, नर्क का दरवाजा, तुर्कमेनिस्तान में है। आई होप कैसे बना आप समझ रहे हैं। ओरिजिनली यहाँ पे मीथेन डिपॉजिट था, इसको ड्रिल करके निकालने के चक्कर में उनसे निकला नहीं, उल्टा मीथेन लीक होने लगा, तो सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट ने यहाँ आग लगा दी। इसलिए इसको कहा जा रहा है दरवाजा, क्रेटर को कहा जाता है गेटवे टू हेल। हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट ने दुनिया भर से रिक्वेस्ट किया कि वो दुनिया भर के साइंटिस्ट सपोर्ट करें तुर्कमेनिस्तान को इस गेटवे टू हेल को बुझाने के लिए। सवाल ये आया था पिछले साल एपीएससी में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ व्हाट? करेक्ट आंसर इज मीथेन, जो इस गेटवे टू हेल से रिलीज हो रहा है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है हर साल, जबकि इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, जबकि हमारे देश में नेशनल यूथ डे हम 12 जनवरी को मनाते हैं। इट इज़ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, जिनका रियल नाम था नरेंद्र दत्त। इट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड सिंस 1985। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ही एस्टैब्लिश्ड वेदांता सोसाइटी इन सैन फ्रांसिस्को एंड न्यूयॉर्क। ही एस्टैब्लिश्ड शांति आश्रम इन कैलिफोर्निया। ही ऑल्सो फाउंडेड रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद जी पहली बार दुनिया भर में पॉपुलर हुए आफ्टर हिज स्पीच इन वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन दैट वाज हेल्ड इन 1893। अखीन ये गलत है, इसको मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है। तो 1893 है ये, नॉट 1983 है। हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1893, ठीक है, वर्ल्ड पार्लियामेंट रीजन में। वहाँ पे वो हिंदुइज्म के बिहाफ पे बोल रहे थे। तो शिकागो में ये हुआ था वर्ल्ड पार्लियामेंट रीजन, जहाँ पे उन्होंने अपना भाषण दिया। और स्वामी विवेकानंद जी का जो ये ट्रिप था शिकागो के लिए इंडिया से, इसको स्पॉन्सर किया था महाराजा अजीत सिंह ऑफ खेतरी राजस्थान, जहाँ जाकर के फिर स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में भाषण दिया वर्ल्ड पार्लियामेंट रीजन में, हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करते हुए। उन्होंने अपना भाषण का शुरुआत किया विथ दिस स्पीच, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। एक बात और ध्यान रखनी है कि सो फार 6 इंटरनेशनल मॉडर्न पार्लियामेंट्स हैव बीन होस्टेड, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक और इंपॉर्टेंट बात कही थी जिसको आपको ध्यान में रखना है। ही बिलीव्ड दैट फीलिंग ऑफ आई एम कुड बी डेवलप्ड थ्रू सर्विस, यानी कि आपके होने का एहसास, आपके जिंदा होने का एहसास आपको तभी होता है जब आप किसी लोगों की सेवा करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, जो उनके गुरु जी ने, रामकृष्ण परमहंस जी ने दिया था। तो फीलिंग ऑफ आई एम, आपके जिंदा होने का या मेरे जिंदा होने का एहसास तभी मुझे होगा जब मैं लोगों की सेवा करूंगा, थ्रू सर्विस। ही डाइड ऑन 4 जुलाई 1902। तो अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद द फील ऑफ आई एम कुड बी डेवलप्ड थ्रू, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सर्विस। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। टुमारो विल मीट अगेन विथ